आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी एसएससी जीडी के लिए। यहां पर हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। उन सभी प्रश्नों को हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, पेन पेपर लेकर बैठिएगा। जो कुछ भी नया आपको मिल जाए उसे आपको क्या करना है, नोट करना है। क्लास के तुरंत बाद आपको उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, जिससे कि आप रिवीजन अच्छे से कर सके, उसे अपने एग्जाम तक लेकर जा सके। ठीक है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में और मौर्यों के काल में। कॉइन्स मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड in Harappan civilization in the later Vedic period during the time of Buddha during the period of Maurya। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहां पर प्रकट हुए हैं ये पूछ रहा है। जो धातु से बने हुए सिक्के हैं ये सबसे पहले इनमें से कहां पर प्रकट हुए हैं ये पूछ रहा है। धातु से बने हुए सिक्के मतलब ये जो सिक्के प्रकट हुए हैं इन्हें कहते हैं पंचमार्क सिक्के। क्या बोलते हैं? इनको कहा जाता है आपका पंचमार्क सिक्के। ये याद रखिएगा, पंचमार्क सिक्के मतलब एक तरह से ये है कि या इन्हें हिंदी में मतलब पंचमार्क अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में आप इन्हें कह सकते हैं आहत सिक्के। क्या बोल सकते हैं? आहत सिक्के। मतलब जिस पर जो है आहत किया हो, ऐसे धातु है उस पर पंच कर दिया ऊपर से, तो पंच करने से जो सिक्के बनेंगे ना उनको कहा जाता है आपका आहत सिक्के या आपका पंचमार्क सिक्के। ठीक है, अच्छा अगर मैं पंचमार्क सिक्कों की बात करूं, अगर मैं आहत सिक्कों की बात करूं तो याद रखिएगा सबसे पहले ये संज्ञान में आए थे महात्मा बुद्ध के काल में। बुद्ध काल कहते हैं, महात्मा बुद्ध का जो समय काल है ना पूरा, महात्मा बुद्ध से जन्म से लेके महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद का वो एक जो सदी है ना, उस काल को जो है बुद्ध काल कहा जाता है। बुद्ध काल ये है एक तरह से आपका कहा जाए तो महाजनपद काल का एक भाग। किसका? महाजनपद काल का एक भाग। महाजनपद काल मतलब जहां से जो महाजनपद है इनकी उत्पत्ति हुई है और जब तक ये महाजनपद रहे हैं तब तक। कहने का मतलब है कि बुद्ध काल के समय तक अजात शत्रु जो था, अजात शत्रु उनके समकालीन था, उसके समय तक आधे महाजनपद जो हैं वो मगध में मिल चुके थे। उसके बाद जो और भी जो आगे चलकर जो नए राज्य जो वंश आए उन्होंने और धीरे धीरे जो 16 महाजनपद थे उन सभी 16 महाजनपदों को जो है किसमें, महाजनपदों को जो है किसमें, तो याद रखिएगा इन 16 महाजनपदों को जो है मगध में मिला लिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसलिए इसे महाजनपद काल कहा जाता है। धातु के बने हुए सिक्के सबसे पहले बुद्ध के समय में ही आए और ये सिक्के मोस्टली होते थे तांबे के। किसके? ये सिक्के जो है ये मोस्टली हुआ करते थे तांबे के। तो ये याद रखना। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। इन विच स्टेट इज कालीबंगन लोकेटेड? जो कालीबंगन है ये इनमें से कहां पर लोकेटेड है ये बताना है।
तो याद रखिएगा जो कालीबंगन है ये लोकेटेड है आपका राजस्थान में। कालीबंगन कह लो या कालीबंगा कह लो, क्या कह लो, कालीबंगन कह लो या कालीबंगा कह लो, ये दोनों जो है आपके राजस्थान में है, ये याद रखना। अच्छा, इसी तरह से एक आपको बताना है बनावली कहां पर है, ठीक है, कमेंट में लिखना। रोपड़ कहां पर है, ठीक है। राखी गढ़ी कहां पर है, राखी गढ़ी ये कहां पर है। अच्छा, इसके अलावा बनावली, रोपड़, राखीगढ़ी, हाँ ठीक है ना। इसके अलावा एक और बताओ, क्या नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा यार, चलो छोड़ो, उसे नहीं याद रहा, कोई बात नहीं। ये बताओ बुर्ज होम कहां पर है और मांडा कहां पर है, आलमगीरपुर कहां पर है, आलमगीरपुर जो है ये कहां पर है, धौलावीरा कहां पर है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा लोथल कहां पर है, ये बताओ ये कहां कहां पर है। ठीक है, गुजरात में एक याद रखिएगा सुरकोटदा, एक जगह है सुरकोटडा या सुरकोटदा, ये कहां पर है, गुजरात में। यहां से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, क्या मिली है, घोड़े की अस्थियां यहां से मिली हैं, ये याद रखना। क्या मिली है, घोड़े की अस्थियां जो हैं ये यहां से देखने को मिली हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। भैंस, भेड़, गाय, सुअर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेट इज प्रेजेंट इन द टेराकोटा स्कल्पचर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। कौन सा एक नहीं है, ये आपको बताना है, बताओ जरा कौन सा नहीं है। ठीक, कौन सा जो है इनमें से पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। पता है क्या, सिंधु सभ्यता में मूर्तियां मिली हैं, टेराकोटा की मूर्तियां। टेराकोटा एक ना ऐसा कहो मिश्रण है, धातु वगैरह अधातु वगैरह इन सबका ना एक मिश्रण है टेराकोटा। टेराकोटा जो है उससे उस समय क्या बनाई जाती थी, मूर्तियां बनाई जाती थी। तो जो जानवर पालतू हैं उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी। इनमें से किस एक की मूर्ति मिली ही नहीं है सिंधु सभ्यता में, इनमें से किस एक की मूर्ति देखने को ही नहीं मिली है, किसमें, सिंधु सभ्यता में, ये याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी यानी कि गाय। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी यानी कि गाय, ये याद रखिएगा। आगे, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। प्राकृत, पाली, संस्कृत, चित्रलेखीय। इन विच प्लेस वर द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स कंपोज्ड। प्राकृत, इन पाली लैंग्वेज, संस्कृत और पिक्टोग्राफिक टेक्स्ट। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना इनमें से किसने की है, किसमें जो है प्राकृतिक बौद्ध ग्रंथ जो हैं ये देखने को मिले हैं। तो देखो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ जो हैं इनकी जो रचना है ये पाली भाषा में की गई है। किसमें की गई है, ये रचना जो है पाली भाषा में की गई है। याद रखना महात्मा बुद्ध जो हैं इन्होंने भी अपने उपदेश पाली भाषा में ही दिए हैं। किसमें, पाली भाषा जो है इसी में दिए हैं, ये याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं पाली भाषा की तो ये उस समय जन साधारण की भाषा थी। किसकी, ये उस समय जो है जन साधारण की क्या थी, जन साधारण की भाषा थी ये, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, जो पाली भाषा है वो उस समय की जन साधारण की भाषा थी, तो ये याद रखिए। ठीक है, अच्छा, पुरुषपुर इनमें से किसका दूसरा नाम है, जो पुरुषपुर है ये किसका दूसरा नाम है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात याद रखना, यहां पर पूछा है प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ, है ना। इसका मतलब यह नहीं है कि पाली के अलावा किसी और भाषा में वो लिखे नहीं गए। शुरू में वो पाली में लिखे गए थे, बाद में आगे चलकर वो संस्कृत में भी लिखे गए हैं। आगे चलकर जो है संस्कृत भाषा में भी जो है उन ग्रंथों को लिखा गया है। कौन से, बौद्ध ग्रंथों को, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर, पंजाब।
पुरुषपुर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम, इनमें से पुरुषपुर जो है किसका दूसरा नाम है? पटना का है, पाटलिपुत्र का है, पेशावर का है या पंजाब का है? अगर बात की जाए आपके पुरुषपुर की, तो जो पुरुषपुर है ना, यह पेशावर का प्राचीन नाम है। किसका? पेशावर जो है इसका पुराना या प्राचीन नाम है, यह याद रखिएगा। इसे पहले पुरुषपुर कहते थे। पटना जो है तो प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र का, सॉरी पाटलिपुत्र जो है यह प्राचीन नाम है किसका? तो याद रखिएगा यह प्राचीन नाम है पटना का। ठीक है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 5 नदियों के आब से बनने के कारण, 5 नदियों के आब से बनने के कारण जो है इसका नाम है पंजाब। 5 नदियों से बना है इसलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका पंजाब, ये याद रखिएगा। ठीक है। मुगल जागीर तकनीक रूप से इनमें से क्या थी? बताओ जरा। मुगल जागीर तकनीक रूप से निम्नलिखित में से क्या थी? एक, किराया मुक्त भूमि, जमींदारी संपत्ति, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समानुदेशन और किसी मनसबदार को समानुदेशित नगद वेतन। विच ऑफ द फॉलोइंग बाय मुगल जागीर टेक्निकली, जो मुगल जागीर है इसको टेक्निकली क्या कहा जाता था? मुगलों के समय जो जागीर दी जाती थी उसे इनमें से क्या कहा जा सकता है, वो पूछ रहा है। एक, किराया मुक्त भूमि, जमींदारी संपत्ति, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समानुदेशन और किसी मनसबदार को समानुदेशित नगद वेतन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बाय मुगल जागीर टेक्निकली, ये क्या? ये है किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समानुदेशन, है ना। असाइनमेंट किया जाता था किसी भी ऑफिसर को कि वो उस हिस्से से लैंड रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो ये इतनी भूमि है, इतनी भूमि किसी एक अधिकारी को दे दी और उससे कहा कि यहां से क्या करो, इससे जो है रेवेन्यू एकत्रित करो। क्या करो? रेवेन्यू एकत्रित करो, इतना रेवेन्यू हमें यहां से चाहिए, है ना। और उसका जो है क्या करो? उसका इस्तेमाल करो इस पूरे क्षेत्र को विकसित करने के लिए, है ना। भूमि के लिए, किसी मतलब खेती के लिए, किसी के लिए किसी भी तरह से विकसित हो सके, जिस तरह से भी विकसित हो सके उस तरह से विकसित करो, ऐसा ये इसमें कहा जाता था। किसमें? जागीर में। मतलब ये क्या होता था? ये होता था किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समानुदेशन। ठीक है, ये याद रखना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? हु वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म, सॉरी व्हेन वाज द, कब जो है इसका गठन हुआ था? याद रखना लुई 14वें के समय जो है इसका गठन हुआ था। उस समय फ्रांस में कौन था? लुई 14वां। कौन था? लुई 14वां था। इसके समय में जो है इसका गठन हुआ था। व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड? ये फॉर्म हुई है आपकी 1664 में। कब हुई है? 1664 में। अगर यह पूछा जाए कि जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी उस समय भारत में बादशाह कौन था? तो याद रखेगा उस समय भारत में बादशाह था औरंगजेब। कौन था? उस समय भारत में बादशाह था औरंगजेब, ये याद रखिएगा। औरंगजेब के बारे में एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये 1658 से लेकर 1707 तक गद्दी पर रहा है। 1658 से 1707 तक जो है ये गद्दी पर रहा है, ये याद रखना। ठीक है, और कुछ? हाँ, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है ये 1600 में हुआ था। कब हुआ था? 1600 में हुआ था। और इस समय भारत का बादशाह कौन था? इस समय भारत का बादशाह था अकबर। कौन था? इस समय जो भारत का बादशाह था वो था अकबर, तो यह भी याद रखना। ठीक, आगे। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? कलकत्ता, सूरत, मद्रास, बंबई। विच वाज द फर्स्ट ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश? कलकत्ता, सूरत, मद्रास और बॉम्बे। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? कलकत्ता, सूरत, मद्रास और बंबई। तो अगर पहला व्यापार केंद्र की बात करूं अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित हुआ था, इनमें से कौन सी जगह पर स्थापित हुआ था? अंग्रेजों ने पहला व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किया था यह स्थापित किया था कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। इन्होंने देखो ये व्यापार केंद्र है। और अगर पहली फैक्ट्री की बात की जाए
बताओ जरा कमेंट में लिखकर। पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहां लगाई थी? पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहां लगाई थी वो आपको बताना। आगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुखदेव। हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला इनमें से कौन था? बताओ। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह और सुखदेव। इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहले किसी ने दिया था, लेकिन उसे फेमस जिसने किया है वो है भगत सिंह। इसको फेमस जिसने किया है, अब उस व्यक्ति का नाम तो यहां है नहीं, तो फेमस जिसने किया वो कौन है? वो हो जाएंगे भगत सिंह। भगत सिंह के साथ साथ किन किन को 23 मार्च 1931 को फांसी लगी है? बताओ जरा। और यही वजह है कि हम 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? शहीद दिवस के रूप में जो है ये मनाया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज शब्द को ऑफिशियली, किसे? स्वराज शब्द को ऑफिशियली सबसे पहले कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वीकारा था या डिफाइन किया था? इसको ऑफिशियली डिफाइन किया था कांग्रेस ने 1906 के अधिवेशन में। ये 1906 का जो अधिवेशन है ये हुआ है कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नेरोजी ने। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नेरोजी ने, ठीक है। अच्छा, यहां एक बात और जो आपको याद रखनी है, और वो क्या है? वो ये, हाँ, ये जो स्वराज शब्द है ना, ये आर्थिक मामलों में था। मतलब ये जो डिफाइन किया था ना, ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इसको परिभाषित किया था कांग्रेस ने सबसे पहले, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया है? पूछ रहा है इनमें से किसके द्वारा जो है सबसे पहले पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किया गया। मतलब इनमें से किसने अपनाया या ये बात कही कि हाँ हमें पश्चिमी शिक्षा के साथ जुड़ना चाहिए, पश्चिमी शिक्षा को हमें अपनाना चाहिए। राजा राम मोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विच फ्रीडम फाइटर इनिशिएटेड बेस्टेड एजुकेशन? राजा राम मोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर मैं पश्चिमी शिक्षा की बात करूं तो इसके अग्रणी भारत में हैं कौन? राजा राम मोहन राय। कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को ही क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है इन्हें। क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक जो है इन्हें कहते हैं, ये याद रखिएगा। आधुनिक भारत का पिता इन्हें कहते हैं। इन्होंने ही ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा जो है इन दोनों का क्या किया था? इन दोनों का गठन किया था। ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा, इन दोनों का क्या किया? इन दोनों का गठन इन्होंने किया था या स्थापित किया था, संस्थापक थे। बताओगे कब? कमेंट में लिखो कब। इनकी ऑटोबायोग्राफी लिख बताना जरा। सुभाष चंद्र बोस की। वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन है वो है 31 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर। और जो 31 अक्टूबर है इसको बोलते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। ये याद रखिएगा, ठीक। गांधी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की? अहमदाबाद, इलाहाबाद, दांडी और आपका कलकत्ता। फ्रॉम वेयर डिड गांधी स्टार्ट दांडी मार्च? जो गांधी जी हैं उन्होंने दांडी मार्च जो स्टार्ट किया था वो उन्होंने इनमें से कौन से एक जगह से स्टार्ट किया था? तो अगर मैं बात करूं, गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था अपना कब? मार्च 1930 में। देखो बात यह है 12 मार्च 1930 में, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करना था।
जो कि है आपका 1930 का। अंग्रेजों ने नमक पे कर लगा दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया। जब अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया, इसके विरोध में गांधी जी ने अहमदाबाद से 72 प्रतिनिधियों के साथ, मतलब 72 साथियों के साथ, ये लिख देता हूं मैं ना, 72 लोगों, 72 साथियों के साथ जो है दांडी मार्च निकाला। कहां से? अहमदाबाद से, जो कि खत्म होना था कहां पर? दांडी पर। दांडी पहुंचकर उन्होंने इस नमक सत्याग्रह, जो नमक है उसको नमक कानून को बनाया और मतलब नमक बनाया खुद से और नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून को तोड़ने के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसे कहते हैं दांडी मार्च, जो साबरमती से स्टार्ट हुआ था और दांडी तक चला था। दांडी पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने नमक बनाया और नमक बनाने के बाद नमक बनाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। ठीक है। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह युक्ति किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, बेबल और लिनलिथगो। हु सेड दैट महात्मा गांधी इज अ हाफ नेकेड फकीर? इनमें से किसने कहा था कि जो महात्मा गांधी हैं वो हैं हाफ नेकेड फकीर या अर्धनग्न फकीर? किसने कहा था? तो याद रखना, यह कहा था आपका विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन चर्चिल ने, यह याद रखिएगा। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। आगे, मोतीलाल नेहरू और CR दास किस पार्टी के संस्थापक थे? गदर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। मोतीलाल नेहरू एंड CR दास वर द फाउंडर ऑफ विच पार्टी? मोतीलाल नेहरू और CR दास इनमें से किस पार्टी के संस्थापक रहे? देखो, एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। क्या था? एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त 1920 में। ठीक, इसी दिन तिलक जी की मृत्यु भी हो गई। यह आपका 5 फरवरी 1922 तक चला। 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई जिसे बोलते हैं चौरी चौरा की घटना। है ना, जिसमें आक्रोशित भीड़ ने थाने पर आक्रमण करके कुछ 20-22 जो थाने में पुलिसकर्मी थे ना, उनको मार दिया था। ठीक, इसकी सूचना जब मिली, महात्मा गांधी गुजरात में थे। वहीं से उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं इस आंदोलन को वापस ले रहा हूं। जब उन्होंने इस आंदोलन को वापस लिया तो कई नेता उनसे नाराज हो गए। इसी में एक थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। इन दोनों ने मिलकर 1923 में जो है बनाई स्वराज पार्टी। क्या बनाई? स्वराज पार्टी, ये याद रखना। गदर पार्टी जो है इसकी स्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को में। कब हुई? 1913 में हुई। किसने की? कमेंट में लिखो, किसने की, ये आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना किसने की? अगर मैं फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करूं तो इसकी स्थापना जिसने की थी वो है सुभाष चंद्र बोस। कब की? कमेंट में लिखकर बताओ। फॉरवर्ड ब्लॉक, जब इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था उसके बाद इन्होंने इसकी स्थापना की थी। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाज elected as the first president of India by the electoral college, by the people of India, by the constituent assembly, by parliament। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया था। इनमें से किसने? वो पूछ रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करूं राजेंद्र प्रसाद के चुनाव की, तो यह किया था संविधान सभा ने। किसने? यह चुनाव किया था संविधान सभा ने, यह याद रखना। देखो, संविधान सभा, पहली बात तो यह कि संविधान सभा किसके आधार पर बनी है? कैबिनेट मिशन के। किसके? जो कैबिनेट मिशन है इसके आधार पर जो है संविधान सभा बनी है। 1946 में यह आया था। इसके आधार पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा पहली गठित हुई, पहली बैठक हुई, जिसके जो सच्चिदानंद जो है ये क्या, ये पहले प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बने, है ना। लेकिन ये अस्थायी थे, तब तक संविधान सभा ने किसी को चुना नहीं था। तो एक फ्रेंच मॉडल होता है जिसके आधार पर सभा में जो सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति है उसको जो है क्या करते हैं, उसको
चुन लेते हैं अध्यक्ष के रूप में। तो यहां वही हुआ, यहां पर जो है उनको अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, ठीक है, अस्थायी तौर पर। अगली बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने चुना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये क्या हुए? ये हुए स्थायी अध्यक्ष। क्या हुए? ये हुए स्थायी अध्यक्ष, ये याद रखना। अगला, स्वतंत्र भारत के में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल है? श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। हु वाज द फॉलोइंग वुमेन वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया? जब इंडिया आजाद हो गया था, जब जो भारत आजाद हुआ, भारत के आजाद होने के क्रम में, भारत के आजाद होने के क्रम में सबसे पहले जो सबसे पहली राज्यपाल बनी है वो बनी है श्रीमती सरोजिनी नायडू। किसकी बनी है? यूपी की बनी है। यूपी की पहली सीएम कौन, पहली वुमेन सीएम कौन थी? ये थी सुचेता कृपलानी। और सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये याद रखना, ठीक है। किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ और रह गया? इंदिरा गांधी पहली पीएम बनी है, भारत की पहली वुमेन पीएम, और मुझे लगता है उसके बाद कोई बना भी नहीं है ना, ये एकमात्र है भी, ठीक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्र की धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हु डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हार्ट है और जो आपका हार्ट और सोल जो है, ये किसे कहा है? किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये इन्होंने कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और ये किसमें है? ये है आपके आर्टिकल 32 में। किसमें? ये है आपका आर्टिकल 32 में, ये याद रखिएगा। इसी के चलते 5 प्रकार की रिट जो है ये जारी की जा सकती है। क्या की जा सकती है? 5 प्रकार की रिट जो है ये जारी की जा सकती है। और ये कौन करता है? ये करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बात करता है किसके? फंडामेंटल राइट की, है ना। फंडामेंटल राइट के रक्षण के लिए आर्टिकल 32 के चलते 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। और ये जो रिट है ये जारी करता है डॉक्टर ये जारी करते हैं कौन? ये करता है आर्टिकल 32। ये इन्होंने संविधान की आत्मा और हृदय से इसलिए कहा है, क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसमें जो भी मतलब अगर भारतीय संविधान की आत्मा के विरुद्ध कोई काम होगा ना, या भारतीय संविधान जो इसके विरुद्ध कोई काम होगा, तो एक्शन ले सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये संवैधानिक उपचार, जो भी संविधान से संबंधित उपचार हैं वो किए जा सकते हैं, इसलिए इन्होंने कहा है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ द राज्यसभा इज, जो राज्यसभा है इसके मैक्सिमम नंबर जो हैं ये कितने हैं? देखो, अगर मैं राज्यसभा की बात करता हूं, किसकी? अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो इसका जो गठन है ये हुआ है आर्टिकल 80 के तहत। किसके तहत? ये हुआ है आपके आर्टिकल 80 के तहत, ये याद रखना। पहली बार जो इसकी मीटिंग है ये हुई है 3 अप्रैल 1952 को। कब हुई है? 3 अप्रैल 1952 को। किसको? 3 अप्रैल 1952 को। सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है ये क्या है? ये है 250। कितनी? 250। याद रखना, जो राज्यसभा है इसमें हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर क्या होते हैं? 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना। इसके जो मेंबर्स हैं इनका कार्यकाल कितना है?
तो जो मेंबर हैं इनका जो कार्यकाल है ये है 6 वर्ष। पहले 5 वर्ष था, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके चलते फिर 1 साल बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तब से 6 साल ही है। ठीक, याद रखिएगा एसएससी जीडी के लिए आपके पास फौजी बैच है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है? अध्यक्ष राज्यसभा, लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। मतलब ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन दोनों को एक दूसरे से बात करनी है ना। ये डायरेक्ट तो बात करते नहीं है, तो इनके बीच में एक व्यक्ति है, कौन? पीएम। तो यहां से बात यहां जाती है, यहां से बात जाती है यहां, यहां से बात जाती है यहां, और यहां से बात जाती है यहां। पीएम जो है ये नेता है किसका? पीएम जो है ये नेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। किसका? लीडर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। जिधर पीएम जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उधर ही जाती है। प्रेसिडेंट जो है ये काम करते हैं किस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर। किस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर जो है ये प्रेसिडेंट काम करते हैं, सलाह और परामर्श पर काम करते हैं, ये याद रखें। ठीक है, तो इनके बीच संचारण का, कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो क्या है? वो है पीएम, प्रधानमंत्री। हु वर्क्स एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर? प्रधानमंत्री। आगे, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस। वेयर हैज द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बीन टेकन फ्रॉम? पूछ रहा है कि जो सरकार है इसके संसदीय रूप का विचार कहां से लिया है। मतलब हमने जो संसदीय व्यवस्था ली है वो इनमें से कहां से ली है वो बताना। बढ़िया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? तो जो संसदीय रूप है ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता भी ली है। जो ब्रिटेन है इससे हमने क्या ली है? इससे हमने एकल नागरिकता जो है ये भी ली है। आयरलैंड से लिया है हमने डीपीएसपी, है ना। और जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य है ना, इसका प्रावधान भी हमने इसी से लिया है। कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12। और ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किस आधार पर करता है? इसका आधार क्या है? कुछ आधार होगा ना जिन आधार पर किया जाता है, वो क्या है वो बताना। रसिया से हमने क्या लिया है? इससे हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या लिए? फंडामेंटल ड्यूटीज। समाजवादी शब्द हमने इसी से लिया है। इससे पहले योजना आयोग था, हमने इसी से लिया था। पंचवर्षीय योजना जो हमारे यहां होती थी वो हमने रसिया से ही ली है, ये याद रखना। अमेरिका से क्या लिया है? तो अमेरिका से याद रखिएगा हमने लिया है अपना फंडामेंटल राइट, PIL, जुडिशियल सिस्टम मान लो एक तरह से, या इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी क्या? PIL, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनका पद और इन पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, क्या? जुडिशियल रिव्यू भी हमने इन्हीं से लिया। जो जुडिशियल रिव्यू है वो भी हमने किससे लिया है? अमेरिका से ही लिया है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? संघीय, अर्धसंघीय, संघीयबद्ध, एकात्मक, राष्ट्रपति शासन प्रणाली। हाउ इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह का है ना। तो हमारा जो देखो लिखा ये कहीं नहीं है, पर अगर ध्यान से देखो, समझो, बात करो, तब पता चलता है ये है अर्धसंघीय। क्या है? तब पता चलता है ये है अर्धसंघीय, ये याद रखना। ठीक है। क्या है? सेमी फेडरल है। क्या है? सेमी फेडरल है, यानी कि अर्धसंघीय है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। अंशतः लचीला व अंशतः कठोर, मतलब कुछ हिस्से आसानी से अमेंड किए जा सकते हैं, मतलब संशोधित किए जा सकते हैं। कुछ हिस्सों को अमेंड या संशोधित करने के लिए एक तरह से मानो प्राण तक की ताकत लगानी पड़ सकती है ना। इसे बोलते हैं अंशतः लचीला और अंशतः
कठोर। ठीक है, ऐसा है हमारा संविधान। ठीक, तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। पेन पेपर लेकर बैठिए, है ना। साथ में याद रखिएगा आप सभी के लिए जो है फौजी बैच है, लाइव है, ये 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास नोट, एक्सपर्ट फैकल्टी, डाउट सेशन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है आपका, ऑफर सीमित समय के लिए है। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है कर लो। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के या कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इस क्लास के साथ जुड़िएगा, साथ में से शेयर कीजिएगा। ये कुछ लिंक हैं, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पे जाके जिस चैट बॉक्स में आप अभी इस मुंह पर पिन किया गया है, यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है। कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यहीं शेयर करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है आपको यहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना है। पेन पेपर लेकर बैठना है, जिससे कि किसी भी तरह की दिक्कत आपको एग्जाम के समय पर ना हो, और नहीं होगी क्योंकि आपने रिवीजन किया होगा। नहीं किया होगा तो दिक्कत होगी, फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।